हे गाइस, आज हम एक ऐतिहासिक स्थल को देखने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम एक पूर्व ऐतिहासिक स्थान पर जा रहे हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है? पूर्व ऐतिहासिक स्थल एक ऐसा स्थान होता है जिसके बारे में कोई भी ऐतिहासिक अभिलेख लिखित रूप में मौजूद नहीं होते हैं। तो हम एक ऐसी साइट पर जा रहे हैं जो कम से कम 5000 साल पुरानी है। पूर्व ऐतिहासिक स्थल बहुत पुराने और बहुत दुर्लभ हैं और इन्हें खोजना एक अत्यंत कठिन काम है। हम दक्षिण भारत में जवादु पहाड़ियों के रूप में जाने जाने वाले एक गहरे जंगल के क्षेत्र में जा रहे हैं, जो कि सरकार द्वारा संरक्षित है। जवादु पहाड़ियों को इसकी सुविधाओं की कमी के कारण जाना जाता है। यहाँ तक कि जब मैंने यात्रा शुरू की तो यहाँ आसपास में कोई होटल या रेस्टोरेंट तक नहीं है, लेकिन गांव की महिलाएं स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं और उन्हें सड़क पर बेचती हैं, और यहाँ के लोगों का व्यवहार बेहद मिलनसार और मददगार है। स्थानीय कहानियाँ हमेशा ही सुनने में आकर्षक होती हैं। जब हम जवादु पहाड़ियों में प्रवेश करते हैं तो हम ये अंतर देख सकते हैं। बाहर की तरफ हम गांव में भारी आबादी देखते हैं, लेकिन यह जंगल लगभग पूरी तरह से निर्जन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आरक्षित वन के बाहर कैसा दिखता है, और आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ संरक्षित क्षेत्र के अंदर कैसा दिखता है। सरकार द्वारा इतना बड़ा क्षेत्र संरक्षित क्यों किया गया है? क्या यहाँ हमसे कुछ रहस्य छुपाया गया है? पक्की सड़कें एक निश्चित बिंदु के बाद समाप्त हो जाती हैं और यहाँ केवल छोटी धूल मिट्टी वाली सड़कें हैं, जो कि मेरी कार के लिए बहुत छोटी हैं। इसलिए मैंने एक मोटरसाइकिल उधार ली, क्योंकि मुझे पहाड़ी पर पहुंचने से पहले कई मील तक इन सड़कों का उपयोग करना होगा। इस वन क्षेत्र में किसी को भी घर बनाने और रहने की अनुमति नहीं है। केवल कुछ 100 आदिवासी ही हैं जो यहाँ वन संसाधनों पर रहते हैं। एक साधारण आगंतुक के लिए यह पेड़ों और पहाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है, या फिर यह है। बाइक आपको केवल कुछ दूर ही ले जाएगी और आपको जंगल में कई मील पैदल चलने के लिए तैयार रहना होगा। जवादु पहाड़ियों को अपनी अजीब जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। फेफड़ों के रोगों से प्रभावित लोग यहाँ की जड़ी बूटी की महक मिली हवा में सांस लेने आते हैं। मैं अब 2 घंटे से अधिक समय से चल रहा हूँ और हमारी पूर्व ऐतिहासिक साइट एक पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर है। मैं चट्टानी क्षेत्रों से गुजर रहा हूँ जहाँ बहुत ज्यादा ढलान है। अगर मैं लापरवाही करता हूँ तो यहाँ से गिरना जानलेवा हो सकता है, और अंत में पहाड़ी की चोटी तक पहुँचने के लिए यहाँ एक खड़ी चढ़ाई है। मैं सचमुच एक अनजान जगह पर हूँ और पूरी तरह से चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ हूँ। ढलान का तिरछापन चढ़ाई करना लगभग असंभव बना रहा है। पिछले 6 महीनों में इस साइट पर एक भी व्यक्ति नहीं आया है, सिवाय कुछ जनजातीय लोगों के जो यहाँ शहद की तलाश में आते हैं। लेकिन जो कुछ भी ऊपर है वह बहुत अद्भुत है। ऊपर पहाड़ी की चोटी के चारों ओर सैकड़ों विचित्र पत्थर की संरचनाएं हैं। वे सभी ऐसे पत्थरों से बने हैं जो कि चमकीले सफेद रंग के हैं। सबसे पहले जो मैंने देखा वह बहुत छोटे पत्थरों से बना हुआ था। एक गुफा जैसी संरचना बनाने के लिए बहुत सारे पत्थरों का प्रयोग किया गया था। यह बौनों या छोटे लोगों के लिए बनी एक गुफा जैसा दिखता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र को कुल्लर गुफाओं के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है बौनों की गुफाएं। इस संरचना के अंदर कुछ भी नहीं है और किसी भी चीज का कोई निशान या संकेत नहीं है। जब मैंने पहाड़ की चोटी पर खोज की तो मुझे एक और प्रकार की संरचना मिली। अन्य संरचना के विपरीत ये छोटे पत्थरों से नहीं बने हैं।
इनको बड़े पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया है। वे छोटी पत्थर की झोपड़ी की तरह दिखते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि ये सभी पत्थर की झोपड़ियां केवल 2 फीट ऊंची हैं। इन पत्थर की झोपड़ियों के अंदर इंसान का जा पाना लगभग असंभव है। पुरातत्वविद इन संरचनाओं को डोलमेन्स कहते हैं। एक डोलमेन क्या होता है? एक डोलमेन आमतौर पर 4 पत्थर के परत से बना होता है। 3 परत से 3 अलग अलग तरफ की दीवारें और एक पत्थर से ऊपर की छत बनी होती है। इन संरचनाओं का निर्माण किसने और क्यों किया? यदि आप इन संरचनाओं को ऊपर हवा से देखते हैं तो आपको कुछ बहुत आकर्षक दिखेगा। उनके पास एक आधार भी है, एक बाहरी घेरे के रूप में जो छोटे पत्थरों से बना है। इन डोलमेन्स में एक बाहरी दीवार होती है। चट्टानों को बड़े करीने से एक गोलाकार संरचना बनाने के लिए चारों ओर से इकट्ठा किया जाता है, जो एक आधार बनाता है, बिल्कुल एक बाहरी पत्थर की बाड़ की तरह। मुझे इन डोलमेन्स के अंदर जांच करनी होगी। इनमें महत्वपूर्ण पाषाण कला बनी हो सकती है, जिससे हमें इस बात का सुराग मिल सकता है कि इन संरचनाओं को क्यों बनाया गया था। लेकिन मेरे अंदर जाने के लिए ये संरचनाएं बहुत छोटी हैं, या क्या वास्तव में वे हैं? मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इस तरह से अंदर जाना मेरे लिए असंभव होगा, खासकर मेरे बैकपैक के साथ। मुझे एक अलग तरफ से प्रवेश करना होगा। मुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी कि कुछ भी ना छू लूं। अगर मैं अचानक हलचल करता हूँ या गलती से पत्थर पर पैर मारता हूँ तो पूरी संरचना मेरे ऊपर ध्वस्त होकर गिर सकती है। लेकिन डोलमेन के अंदर कोई पाषाण कला नहीं है, कोई प्रतीक नहीं उकेरे गए हैं, बस दीवारें हैं। ये बहुत छोटे लोगों के लिए बने एक कमरे की तरह लगती हैं। प्रागैतिहासिक डोलमेन के अंदर ना हिल-डुल सकने की स्थिति में होना एक बहुत ही अलग एहसास है। लेकिन सवाल यह है कि इस सब का कारण क्या हो सकता है? इन छोटे पत्थर की झोपड़ियों का निर्माण किसने किया था? वास्तव में वे कितने लंबे थे? मैं इन संरचनाओं को मापता हूँ और वे 3 फीट से कम चौड़े और लगभग 2 फीट लंबे हैं। लगभग सभी पत्थर की झोपड़ी समान आकार की हैं। लेकिन जब मैंने इस क्षेत्र की जांच की तो मुझे एक और रोचक विशेषता मिली। उनमें से कुछ दीवारों पर कटे हुए गोलाकार छेद हैं। ये छेद लगभग पूरी तरह से गोलाकार हैं। इसका व्यास 13.5 इंच है। इन छेदों का उद्देश्य क्या था? रहस्य अभी शुरू हुआ है। इन छेदों के बारे में कुछ आकर्षक है। इनका रुख हमेशा पूर्व की तरफ होता है। क्यों? क्या यह किसी तरह सूर्य या खगोल विज्ञान से संबंधित है? क्या ये संरचनाएं किसी तरह से सितारों और ग्रहों से जुड़ी हैं? इस रहस्य को कौन समझाएगा? सौभाग्य से कुछ आदिवासी यहाँ शहद इकट्ठा करने आए हैं। मैंने हमेशा यह कहा है कि स्थानीय कहानियाँ, लोक कथाएं कुछ सच्चाई पर आधारित होती हैं। तो यह है उनके साथ बातचीत। இந்த இடத்தோட பேர் என்ன? வாலியப்பாறை. 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 ஏன் அப்படி ஒரு பேர் வந்தது? அது வாலியர் சின்ன நம்ம காட்டா அது முன்னத்துல வந்து இதுல வந்து வாலிப இருந்தது. வாலியர் இருந்தது இருக்கு போது இப்ப எல்லாமே இது பண்ண இப்ப நம்ம ஆளுங்க வந்து அவங்க அழிஞ்ச பிறகு நம்ம ஆளுங்க பிறந்தது. இப்ப இதை கட்டி என்ன பண்ண முடியும்? இதுல படுத்து தூங்க முடியுமா? இதுல இந்த குடும்பம் தான் நடத்துனாங்க. குடும்பம் நடத்துறாங்களா? குடும்பம் ஒரு 2 அடி தான் இருக்கு மொத்தமாவே. அவங்க சைஸ்க்கு அவங்க கத்து 1.5 அடி 2 அடி அவங்க அடி 1.5 அடி. அதான் வாலியர் பாறைன்றதா? அதான் வாலியர் பாறைன்றது. இவனோட சைஸ்க்காக வந்து இவன் தான் வாலியர். இவன் இதை விட சின்னது வாலியர். வாலியர் என்ன சைஸ் இருப்பாங்க? இவ்வளவு இருந்திருப்பாங்க. இவ்வளவுதான் இருப்பாங்க. मैं एक अनोखी पहाड़ी के ऊपर इन डॉल्मेन का निर्माण करने वाले छोटे जीवों की कहानी पर चकित हूँ। 2 साल पहले मैंने हायर बेनाकल नामक एक साइट का दौरा किया था, जो कि इस जगह से 300 मील से अधिक दूर है।
मैंने उस साइट को डॉक्यूमेंटेड किया। वहां भी एक अलग पहाड़ी के ऊपर डॉल्मेन्स हैं। चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि आप जो संरचनाएं देख रहे हैं उनमें समानता है। केवल यही नहीं, बल्कि एक ग्रामीण की कहानी सुनिए जो हायर बेनाकल के पास रहता है। మోరియర్ అంటే మీనింగ్ ಏನು? మోరియర్ అంటే స్మాలా చిక్కరు మోరియర్। यह असाधारण है क्योंकि यह ग्रामीण भी हमें ठीक वही कहानी बताता है। एक अलग पहाड़ी की चोटी पर डॉल्मेन्स और कैन्स बनाने वाले छोटे प्राणियों की कहानी। केवल नाम का अंतर है। यहाँ ग्रामीण उन्हें मोरियार कहते हैं, लेकिन जवाधु में पहाड़ी जनजातियां उन्हें वलियार कहती हैं। कैसे पूरी तरह से अलग थलग पड़े क्षेत्र जो अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं हमें ठीक वही कहानी बता सकते हैं, जब तक कि यह सत्य पर आधारित ना हो। क्या यह संभव है कि पूर्व ऐतिहासिक काल में छोटे मानव जैसे जीवों की एक नस्ल मौजूद थी? क्या पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के पास इस बारे में कोई ठोस व्याख्या है कि इन्हें किसने और क्यों बनाया? मुख्य धारा के पुरातत्वविदों का दावा है कि डोलमेन्स और कैन्स मूल रूप से प्रारंभिक मानवों के दफन स्थल हैं। उनका मानना है कि लगभग 5000 साल पहले यहाँ रहने वाले मानव अपने मृतकों को दफनाते थे और उसके ऊपर एक डोलमेन का निर्माण करते थे। हालांकि यहाँ समस्या यह है कि इस स्थल पर कोई हड्डियां या कंकाल भी नहीं मिले हैं। हायर बेनाकाल में भी कोई मानव अवशेष नहीं मिला। वास्तव में भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले डॉल्मेन में बिल्कुल कोई सबूत नहीं है कि इनका उपयोग दफन स्थलों के रूप में किया जाता था। लेकिन चलिए हम इस विचार को मान लेते हैं कि ये डॉल्मेन्स वास्तव में दफन स्थल हैं। यहाँ सैकड़ों डॉल्मेन्स हैं। पूरा इलाका बेहद बड़ा है, जितना कि एक आधुनिक कब्रिस्तान होता है। आज हमारे पास प्रत्येक शहर में कब्रिस्तान हैं, लेकिन यह शहर के 1% से भी कम क्षेत्र पर कब्जा करते हैं। इसका क्या मतलब है? यदि प्रागैतिहासिक पुरुषों के पास इतना बड़ा दफन स्थल था तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या हजारों में रही होगी। उनके घर कहाँ हैं? हमें आसपास कहीं भी उनके घरों और उनके परिवारों के अवशेष क्यों नहीं मिले? चलिए मान लेते हैं कि वे गुफाओं में रहते थे क्योंकि वे गुफा मानव थे। गुफाएं कहाँ हैं? मनुष्य, जले हुए जानवरों की हड्डियां, उनके चकमक पत्थर और यहाँ तक कि पत्थर के हथियारों के सबूत छोड़ देता है। वे कहाँ हैं? अगर एक मानव आबादी थी जिसकी संख्या हजारों में थी, तो हमें उनके अस्तित्व के सबूत के रूप में बहुत कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। वास्तव में आजकल कुछ पुरातत्वविदों ने आगे आकर सहमति व्यक्त की है कि वे वास्तव में नहीं जानते कि इन डॉल्मेन्स का निर्माण क्यों किया गया था। आधुनिक पुरातत्वविद भी इस विचार को अस्वीकार कर रहे हैं कि वे दफन कक्ष हैं, क्योंकि इसके लिए कोई सबूत नहीं मिले हैं। कुछ पुरातत्वविदों ने पूरी तरह से स्वीकार किया है कि उन्हें इन संरचनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है। विकिपीडिया पर इसे देखें। यह स्पष्ट नहीं है क्यों और किसके द्वारा सबसे पहले डॉल्मेन्स बनाए गए थे। लेकिन अभी एक और कारण है जिसके कारण प्रागैतिहासिक पुरुष ये डॉल्मेन्स नहीं बना सकते थे। इन चट्टानों को एक अलग स्थान से यहाँ लाया गया है और इन्हें पतले पत्थर के परत में बनाने के लिए स्पष्ट रूप से छेनी का प्रयोग किया है। ये परत खुरदरे नहीं हैं, ये चिकने हैं। यहाँ तक कि अगर हम किसी तरह मानते हैं कि पत्थर के परत स्वाभाविक रूप से पाए गए थे, तो इस तरह के गोल छेद बनाने के लिए हमें आधुनिक धातु उपकरणों की आवश्यकता होती है। धातु के उपकरणों के बिना ऐसा करना असंभव होगा, तो धातु बनाने की तकनीक भी अस्तित्व में रही होगी। तो ये तर्क कि प्रागैतिहासिक मानवों के पास इन पत्थरों को काटने, खदान करने और छेनी देने की पर्याप्त तकनीक थी,
लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि कैसे रहने के लिए मिट्टी की झोपड़ियों का निर्माण किया जाए। ये बात हास्यास्पद लगती है। कई लोग इतिहास को तथ्यों से भरा एक ठोस विज्ञान मानते हैं, पर वास्तविकता यह है कि इतिहास बहुत अस्थिर आधार पर बनाया गया है। जब हम पूर्व इतिहास काल में तल्लीन हो जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम मानव जाति के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मनुष्य के रूप में हमारी जाति के विकास को देखें। अगर हम विकास में विश्वास करते हैं, तो होमो सैपियंस लगभग 2 लाख साल पहले अस्तित्व में आए थे। लेकिन हम मानव जाति के इतिहास के बारे में जो कुछ भी पढ़ते हैं, वह केवल 5000 साल पहले तक का है, क्योंकि शेष 1,95,000 साल के मानव अस्तित्व के बारे में कोई दस्तावेज नहीं है। इसका मतलब है कि मानव इतिहास का 97% हिस्सा खो गया है। फिर भी हम मानव इतिहास के बारे में सब कुछ समझने का दावा करते हैं। यहाँ रहने वाले जनजातियों को इस विचार पर हंसी आती है कि यह शुरुआती मनुष्यों द्वारा किया गया था। वे मानते हैं मानवों के लिए इन बड़े पत्थर, जिनका वजन कई टन है, इनको ले जाना और उठाना असंभव है। बातचीत के अंत में कुछ अविश्वसनीय बात का पता चलता है। நாம் போக முடியாது ஏன்னா வாலியர் போயிடுறாங்க அதான் பெஸ்ட்டான ஏன்னா வந்து அது வந்து போறாங்க அந்த கோட்டைக்குள்ள நம்மளால போக முடியாது, வாலியரா இருந்தா தான் போக முடியும். அந்த கல்லை எப்படி தூக்கி வச்சாங்க அதுதான் கேட்கணும். மலை மேல எப்படி இவ்வளவு பெரிய கல்? இப்ப நம்ம இதுல 20 பேர் சேர்ந்தா கூட தூக்க முடியுமா? 50 பேர் பிடிச்சா தூக்க முடியாது சார். அதெல்லாம் ஒரு ஒரு தெய்வனோட இது சார். இப்ப நம்மள மாதிரி உயரமா 6 அடி மனுஷனே 50 பேர் தூக்க முடியாது. அப்ப குள்ளமானவன் எவ்வளவு பேர்? எத்தனை பேர் தூக்கிருப்பாங்க? அவ்வளவு ஒரு தெய்வத்தோட சக்தி ஒண்ணு இருக்குது இல்ல? ஆமா, அந்த சக்தியால தான் அந்த கல்லை அவங்களே தூக்கி வச்சிருப்பாங்க. நார்மலா தூக்குறது இல்ல, ஒரு சக்தியை வச்சுதான் வந்து தூக்குறது. அதேதான்। जैसा कि आप देख सकते हैं, बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि ये लोग न केवल विश्वास करते हैं कि वहाँ छोटे प्राणी थे, बल्कि इन जनजातियों का कहना है कि वे मानव नहीं हैं, बल्कि देवता हैं। आज भी वे उन्हें देवता के रूप में पूछते हैं। ये भगवान कौन हैं? वे कहाँ से आए हैं? वे कैसे दिखते थे? यहाँ की जनजातियों का मानना है कि वलियार इंसान नहीं थे, बल्कि एक जाति थी जिसे नाग कहा जाता था, जो कि आकाश से आए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार ये नाग तब पहुंचे जब इंसान गुफाओं में रह रहे थे और उन्होंने इस क्षेत्र में एक राज्य स्थापित किया जिसे नागनाडु कहा जाता है। वे यहाँ तक दावा करते हैं कि नागों ने उन्हें तमिल की प्राचीन भाषा सिखाई। जब मैंने इस पर शोध किया तो मुझे पता चला कि एलेक्स कोलियर जैसे अन्य शोधकर्ता हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि तमिल भाषा शायद सबसे पुरानी भाषा है जो कि परग्रहियों द्वारा मनुष्यों से बोली गई थी। At one time, we all spoke the same language on the planet. And the last time we all spoke the same language, the language was the Tamil language of India. That was the one language we all spoke. But we got too powerful. Remember the movie Stargate? You guys seen the movie Stargate? Yes. People came together, rebelled against the gods. There's so much truth in that movie, you have no idea. So much. यह भी दिलचस्प है कि नागा नाडु किंगडम ऑफ नागा शब्द सिर्फ एक लोकगीत नहीं है। सिलपट्टी करम जैसे प्राचीनतम तमिल ग्रंथ इस तरह के नागों द्वारा शासित राज्य के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में नागों को एक जाति के रूप में वर्णित किया गया है और उनके पास उड़ान भरने की क्षमता सहित अन्य अलौकिक क्षमताएं थीं और वे दूर दराज के क्षेत्रों में मानव से अलग रहना पसंद करते थे। और यह ऐतिहासिक और पूर्व ऐतिहासिक स्थलों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। ऐतिहासिक संरचनाओं जैसे कि प्राचीन मंदिरों का निर्माण ऐसी जगह किया जाता था जहां हमारी पहुंच और संसाधनों की अधिकता हो। पानी, कृषि, भूमि
आमतौर पर मैदानी इलाकों में स्थित हैं। प्रागैतिहासिक संरचनाएं उन स्थानों पर बनाई गई हैं जो इन स्थानों से पूर्ण विपरीत हैं। क्यों? इसके बारे में सोचें। आज आधुनिक दुनिया में इस जगह पर पहुंचने के लिए 3 घंटे के समय की आवश्यकता होती है। किसी ने इन संरचनाओं का निर्माण यहाँ क्यों किया? चलिए हम हजारों साल पहले समय से पीछे चलते हैं और आप प्रागैतिहासिक काल में रह रहे हैं। यदि आप लोगों के समूह के नेता बन जाते हैं और कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आप एक ऐसी जगह चुनेंगे जहां पहुंचना आसान है। आप एक ऐसी जगह चुनेंगे जिसमें कृषि योग्य भूमि होगी, या जानवर जिन्हें आप खाने के लिए शिकार कर सकते हैं, या आप एक ऐसी जगह का चुनाव करेंगे जहां कुछ पेड़ हों जो आपको फल दे सकें। आप कभी भी, मेरा मतलब है कि कभी भी इस तरह की जगह का चुनाव नहीं करेंगे जो एक दुर्गम स्थान है, जो कि एक अनजान जगह के बीच में है। लेकिन हम देखते हैं कि कई पूर्व ऐतिहासिक स्थल असंभव संरचनाएं हैं जो कि असहज स्थानों पर बनी हैं। याद है श्रीलंका में सिगिरिया में मैंने आपको एक विशाल चट्टान के ऊपर खंडहर दिखाया था। यह भी एक बहुत पुरानी संरचना है जो हजारों साल पुरानी है। जैसा कि हम समय में आगे बढ़ते हैं, हम महसूस करते हैं कि निर्माणकर्ता ने बेहद दुर्गम स्थान चुना है। सवाल यह है कि क्यों? इसका उत्तर यह है कि इन संरचनाओं के निर्माता मानवीय हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मानव इन स्थानों पर पहुंच सकें। वे अलग रहना चाहते थे। शायद उन्होंने यहाँ कुछ गुप्त काम किए। यही कारण है कि उन्होंने इस क्षेत्र को चुना। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है जो चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। ये नाग कौन हैं? क्या वे वास्तव में पूर्व ऐतिहासिक समय में मौजूद थे? मुझे उनके बारे में और सबूत कहाँ मिल सकते हैं? जनजातियों ने मुझे बताया कि मैं नागों के अधिक प्रमाण पा सकता हूँ यदि मैं एक विशाल चट्टान का पता लगा सकूं जो यहाँ से 100 मील के दायरे में कहीं स्थित है। इसका मतलब है कि मुझे फिर से खोज शुरू करनी होगी। पहाड़ी से नीचे आते समय जंगली इलाके में मैंने देखा कि जनजातियों के पास इन नागों की पूजा करने का साधन प्राचीन था। स्तंभन करके श्रृंखला में कई पत्थर की पट्टियां रखकर। नागों को इंसानों से कैसे जोड़ा जाता है? क्या वे वास्तविक मानव इतिहास के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं? क्या वे वास्तव में रेंगने वाले जीव थे जो आकाश से आए थे? विशालकाय विभाजित चट्टानों की खोज एक रोमांचक यात्रा हो सकती है। क्या ये अधिक परिणाम देगा? क्या ये एक सुगम यात्रा होगी या इसमें ऊबड़-खाबड़ रास्ते शामिल हैं? हे गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे एक अलग वीडियो में फिर से बात करूंगा। बाय।